मुंबई के मीरा रोड में एक दुकानदार को पीटा गया क्योंकि उसने मराठी में बात नहीं की। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने वीडियो बनाया, वायरल किया, जैसे मराठी भाषा ना बोल पाना कोई गुनाह हो। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? क्या भाषा? एक तरफ हमारा देश अपनी भाषा की विविधता पर गर्व करता है, दूसरी तरफ एक राज्य में तीसरी भाषा के नाम पर हंगामा मच जाता है। मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं जस्ट। अप्रैल 2025 की शुरुआत थी। महाराष्ट्र सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे राज्य में बहस, चिंता और विरोध की लहर दौड़ा दी। आदेश, जिसे GR यानी गवर्नमेंट रिजोल्यूशन कहा जाता है, वो ये था कि अब से राज्य के इंग्लिश और मराठी मीडियम स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाएगा। सरकार ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत है, जिसका मकसद बच्चों को बाइलिंगुअल बनाना है। लेकिन जैसे ही यह खबर बाहर आई, महाराष्ट्र में भाषा और पहचान को लेकर हंगामा मच गया। उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी जैसी विपक्षी पार्टियों ने इसे हिंदी थोपने की कोशिश कहा। उनका आरोप था कि ये केंद्र सरकार की सोची समझी रणनीति है, राज्यों में हिंदी भाषा को जबरदस्ती फैलाने की। मामला सिर्फ विचारों तक नहीं रहा, कुछ जगहों पर तो यह सड़क पर हिंसा में भी बदल गया। जैसे कि पिछले कुछ महीनों में आपने कई वीडियो देखे होंगे। ठाणे में एक व्यक्ति ने 2 महिलाओं को अपमानित किया क्योंकि उन्होंने उसे अंग्रेजी में एक्सक्यूज मी कह दिया। मुंबई में एक सिक्योरिटी गार्ड को पीटा गया क्योंकि उसे मराठी नहीं आती थी। एक डिलीवरी बॉय को पैसे देने से इनकार कर दिया गया क्योंकि वह मराठी में बात नहीं कर सकता था। हाल ही में एक दुकानदार को MNS कार्यकर्ताओं ने पीटा सिर्फ इसलिए कि वह हिंदी में बोल रहा था। ऐसे मामलों ने ये दिखाया है कि विवाद सिर्फ वैचारिक नहीं, सामाजिक तनाव और हिंसा का रूप ले रहा है। बढ़ते विरोध के बीच सरकार ने 17 जून 2025 को दूसरा गवर्नमेंट रिजोल्यूशन जारी किया। इसमें कहा गया कि अब हिंदी को आम तौर पर तीसरी भाषा माना जाएगा, मतलब अब वह अनिवार्य नहीं बल्कि रिकमेंडेड भाषा होगी। लेकिन ये बदलाव लोगों को सिर्फ एक वर्ड प्ले लगा। लोगों को लगा कि तरीका बदला है, मंशा वही है, हिंदी को किसी न किसी तरह से थोपना। विपक्ष ने इस गवर्नमेंट रिजोल्यूशन की प्रतियां जलाईं और आरोप लगाया कि सरकार सिर्फ दिखावे के लिए बदलाव कर रही है। जैसे जैसे मामला गर्माता गया और खास तौर पर जब मुंबई और दूसरे शहरों में BMC के चुनाव नजदीक आने लगे, सरकार को बड़ा कदम उठाना पड़ा। जून के आखिरी सप्ताह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि 16 अप्रैल और 17 जून को जारी दोनों गवर्नमेंट रिजोल्यूशंस को रद्द कर दिया जाएगा। एक नई कमेटी बनाई जा रही है जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर नरेंद्र जाधव करेंगे। यह कमेटी 3 महीने में सुझाव देगी कि कौन सी भाषा कब और कैसे पढ़ाई जाए और बच्चों को किस तरह के विकल्प दिए जाएं। सरकार का तर्क था कि यह पूरा निर्णय न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार है। इस बीच आपको ये बताती चलूं कि इस बारे में नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 भाषा फॉर्मूला की बात की गई है। छात्रों को 3 भाषाएं सीखने की सलाह दी गई है, एक स्थानीय या मातृभाषा, एक हिंदी अगर राज्य हिंदी भाषी ना हो, और एक इंग्लिश। लेकिन ये फॉर्मूला मैंडेटरी नहीं है, ये सिर्फ गाइडलाइन है। नीति ये भी कहती है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में ही दी जाए तो वो बेहतर समझ पाते हैं। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 343, 351 ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी भाषा किसी पर थोपी नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि शिक्षा और भाषा को चुनना फंडामेंटल राइट है। इतिहास भी यही बताता है। महाराष्ट्र का निर्माण ही 1960 में भाषा के आधार पर हुआ था, ताकि मराठी भाषी लोगों को अपनी भाषा और संस्कृति के अनुसार शासन मिले। जनगणना 2011 के अनुसार मुंबई में हिंदी भाषियों की संख्या 2001 की तुलना में 40% तक बढ़ गई थी। इससे मराठी लोगों को डर लगने लगा कि कहीं उनकी भाषा पीछे न छूट जाए। और जब सरकार हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लाती है, वो भी कक्षा 1 से, तो ये चिंता और गहरी हो जाती है। इस पूरे विवाद ने राजनीति में भी हलचल मचा दी। लंबे समय से अलग चल रहे राज ठाकरे जो MNS से हैं और उद्धव ठाकरे जो शिवसेना से हैं, एक ही मंच पर आ गए। उन्होंने मिलकर कहा, हम पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी। तो अब महाराष्ट्र में भाषा को लेकर चल रही बहस सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं रही, बल्कि आम लोगों तक आ पहुंची है। सवाल ये है कि क्या कोई सिर्फ इसीलिए गलत हो सकता है क्योंकि वो मराठी नहीं बोल पाता?
क्या कोई भाषा न बोल पाना हिंसा करने की इजाजत देता है? हाल की कुछ घटनाएं बताती हैं कि भाषा की ये लड़ाई अब सिर्फ विचारों की नहीं बल्कि सड़कों पर तनाव की शक्ल में दिखाई देने लगी है। सोचिए, आप रोज ऑटो से दफ्तर जाते हैं और एक दिन किसी ऑटो वाले को भीड़ घेर ले, सिर्फ इसीलिए कि उसने मराठी में ठीक से जवाब नहीं दिया। ऐसा ही वसई विरार में हुआ, जब एक ऑटो ड्राइवर पर मराठी विरोधी बात करने के आरोप में हमला हुआ। लोनावला में तो एक बैंक कर्मचारी को सिर्फ इसीलिए पीटा गया क्योंकि वो मराठी था और इसके बावजूद भी उसने कस्टमर से हिंदी में बात कर ली। और थाने में एक शख्स को इसलिए मारा गया क्योंकि वो मराठी में माफी नहीं मांग पा रहा था। भाषा का यह विवाद कुछ राजनीतिक बयान और चंद वीडियोस पर भी नहीं थमा, बल्कि ये भारत के इतिहास में कई बार विभाजन का कारण बना है। भाषा के आधार पर लड़ाइयाँ भी हुई और राज्य अलग हुए। जब जब भाषा को केवल संवाद का जरिया नहीं बल्कि सत्ता और वर्चस्व का औजार बना दिया गया, तब तब उसने समाज को बांटा है। 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो वहाँ उर्दू को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, जबकि बंगाली भाषा बोलने वाले लोग ईस्ट पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश में बहुसंख्यक थे, यानी मेजॉरिटी में थे। जब लोगों ने वी वॉन्ट बांग्ला नॉट उर्दू जैसे नारों के साथ अपने अधिकार की मांग की तो उनकी आवाज़ कुचल दी गई। 1952 ढाका यूनिवर्सिटी। कुछ छात्र सड़कों पर उतरे थे सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपनी मातृभाषा में पढ़ने और जीने का हक चाहिए था। उर्दू थोपी जा रही थी, जबकि ज़्यादातर लोग बंगाली बोलते थे। गोलियां चली। 1952 में ढाका में पुलिस फायरिंग में कुछ छात्र मारे गए। यही भाषा का संघर्ष आगे चलकर 1971 में बांग्लादेश की आज़ादी की चिंगारी बना। वहीं से एक नया मुल्क पैदा हुआ, बांग्लादेश, जो भाषा के सम्मान की खोज में जन्मा। ऐसे ही 1965 में तमिलनाडु में जब केंद्र ने हिंदी को पूरी भारत में लागू करने की कोशिश की तो ज़बरदस्त विरोध हुआ। हिंदी इम्पोजिशन इज कल्चरल इन्वेजन, ये नारा बना था। छात्रों ने आत्महत्या की और सरकार को पीछे हटना पड़ा। ठीक इसी तरह पंजाब में भी गुरमुखी लिपि और पंजाबी भाषा की मांग को लेकर आंदोलन हुए, जिनके बाद 1966 में पंजाब को अलग पहचान के साथ एक नया राज्य बनाया गया और हरियाणा को उससे अलग कर दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र में चल रही भाषा की बहस तब और खतरनाक मोड़ लेती नजर आई जब कुछ राजनीतिक चेहरे जरूरत पड़ी तो मारो लेकिन वीडियो मत बनाओ, इस तरह की सलाह देने लगते हैं। ऐसे में असल चिंता सिर्फ भाषा की नहीं रह जाती बल्कि इस बात की हो जाती है कि क्या हिंसा को धीरे धीरे एक विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। इससे फर्क इसलिए पड़ता है क्योंकि जब सत्ता में बैठे लोग ऐसी घटनाओं पर चुप रहते हैं या उन्हें जायज़ गुस्सा कहकर टाल देते हैं तो वो लोग जो उस भाषा के सांचे में नहीं आ पाते डर के माहौल में जीने लगते हैं। अब जान लेते हैं कि भाषा पर हमारा संविधान क्या कहता है। अक्सर यह भ्रम होता है कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन संविधान में ऐसा कोई दर्जा हिंदी को नहीं दिया गया। भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान ने 1950 में हिंदी, जो कि देवनागरी लिपि में हो, उसे केवल राजकीय भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया था, और वह भी इंग्लिश के साथ। जब संविधान लागू हुआ तब तय हुआ था कि हिंदी धीरे धीरे अंग्रेजी की जगह लेगी, लेकिन दक्षिण भारत और अन्य गैर हिंदी भाषी राज्यों में इसका भारी विरोध हुआ। इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 लाया गया, जिससे हिंदी और इंग्लिश दोनों को सरकारी कामकाजों में लंबे समय तक साथ साथ रखने की अनुमति दी गई। आर्टिकल 343 से 351 तक यह तय है कि अदालत, संसद, राज्य और केंद्र के बीच संवाद में कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी। कोई भाषा अनिवार्य या मैंडेटरी नहीं की गई है, मतलब किसी नागरिक पर कोई विशेष भाषा थोपी नहीं जा सकती। आर्टिकल 29 भाषाई और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा की गारंटी देता है। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं, जैसे कि मराठी, हिंदी, तमिल, बंगाली। इन भाषाओं को प्रशासन, शिक्षा और सरकारी परीक्षाओं में समान अधिकार दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि मराठी भाषा की प्राथमिकता बरकरार रहेगी। नई कमेटी तय करेगी कि बच्चों को कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी। भाषा बचाना जरूरी है क्योंकि विविधता में ही हमारी पहचान है। भारत के अलावा शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसकी संस्कृति, पहचान, खान पान या बोली इतनी विविध हो, और यही बात हमें एक बनाती है। भारत में भाषा सिर्फ बोलने का जरिया नहीं है। भाषा पहचान, परंपरा और ज़मीन से जुड़ी होती है। यही वजह है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी जैसी कहावतें भी हमारे समाज की हकीकत बन जाती हैं। लेकिन अगर हर 4 कोस पर मिलने वाली नई जुबान को लेकर लड़ाई छिड़ जाए तो देश में हर जिले में एक नया विवाद तैयार हो जाएगा। इन घटनाओं ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्या भाषा चुनने की आज़ादी भी खतरे में है? क्या हम इतने असहज और कम सहनशील हो गए हैं कि अब भाषा के चुनाव के नाम पर किसी को मारना भी सही लगने लगा है?
मराठी को लेकर गर्व होना गलत नहीं, लेकिन अगर यही गर्व किसी और की बेइज्जती या हिंसा की वजह बन जाए तो शायद हमें दोबारा सोचना पड़ेगा कि हम क्या खो रहे हैं, भाषा का सम्मान या इंसानियत। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भारत की असली ताकत उसकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में है। हर भाषा, चाहे वह मराठी हो, हिंदी हो, तमिल हो या पंजाबी, इज्जत और बराबरी की हकदार है। भाषा बच्चों के सीखने और खुद को समझने का जरिया होनी चाहिए, डर और दबाव का नहीं। भाषा पर लड़ाई करने से बेहतर है कि हम उसे जानने और समझने की कोशिश करें। भारत जैसे विविधता से भरे देश में हर नई भाषा एक नया दरवाज़ा खोलती है, नई संस्कृति, नई सोच और नए लोगों से जुड़ने का। जिस देश में मैथिली, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, असमीज जैसी 22 से ज़्यादा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, वहाँ एक भाषा को लेकर लड़ना अपने ही खजाने को सीमित करने जैसा है। आप देख रहे थे जस्ट, आपसे फिर मिलूंगी अगले वीडियो में।